शक्तिशाली शाही वंश में जन्मी मार्गरेट थेरेसा इनब्रीडिंग के कारण शुरू से ही बदकिस्मत थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में चाचा से शादी कर भेजी गई मार्गरेट थेरेसा पवित्र रोमन साम्राज्ञी बनी, पर उनका जीवन बीमारियों, अवसाद और लगातार गर्भधारण में बीता। आइए उसकी कहानी जानें। इन्फांटा मार्गरीटा थेरेसा या अंग्रेजी में मार्गरेट थेरेसा का जन्म 12 जुलाई 1651 को मैड्रिड के शाही अल्कजार महल में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप चतुर्थ थे। वो 1621 से स्पेन के शासक थे, जब वो सिर्फ 15 साल के थे और सिंहासन पर बैठे थे। फिलिप को रे प्लैनेटा यानी ग्रहों का राजा कहा जाता था। उस समय स्पेन का साम्राज्य विश्व भर में फैला था, जिसमें मध्य दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन के बड़े द्वीप, फिलीपींस और पश्चिमी अफ्रीका के तट के हिस्से शामिल थे। मार्गरेट की मां मरियाना या ऑस्ट्रिया की मारिया एना थीं, जो फर्डिनांड तृतीय ऑस्ट्रिया के ड्यूक और पवित्र रोमन सम्राट की बेटी थीं। उसके माता पिता शक्तिशाली हैब्सबर्ग वंश से हैं, जो मध्यकालीन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमावर्ती भूमि से निकला। समय के साथ हैब्सबर्गों ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन ये अधिकतर खूनी युद्धों से नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने विवाह को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और ऐसे गठबंधन बनाए जिससे वे विशाल साम्राज्यों पर कब्जा कर सके। 15वीं सदी के अंत तक उन्होंने स्पेन का सिंहासन विरासत में पा लिया और यूरोप की सबसे अजेय शक्ति बन गए, एक ऐसा परिवार जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। हैब्सबर्ग केवल अपने विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, वे करीबी रिश्तों में विवाह के खतरनाक जुनून के लिए बदनाम थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने ही खून के रिश्तेदारों से शादी करते रहे, अपने स्वास्थ्य की कीमत पर गठबंधन मजबूत करते रहे। यह विकृत परंपरा विनाशकारी आनुवंशिक परिणामों की ओर ले गई, जिसने उनके वंश को भीतर से कमजोर कर दिया। मार्गरेट थेरेसा के माता पिता दूर के रिश्तेदार नहीं थे, वे बेहद करीब थे, जितना नहीं होना चाहिए। उसके पिता परिवार की स्पेनिश शाखा से थे, उसकी मां ऑस्ट्रियाई पक्ष से थीं, लेकिन उनका रिश्ता इससे कहीं गहरा था, क्योंकि शाही परिवार में चौंकाने वाली इनब्रीडिंग के चलते वे चाचा और भतीजी थे। मार्गरेट के माता पिता के बीच ये असहज रूप से करीबी खून का रिश्ता भारी पड़ा। उनके 5 में से 3 बच्चों की शैशवावस्था में मृत्यु हो गई। सिर्फ 2 जीवित बचे, मार्गरेट और उसका छोटा भाई कार्लोस, जिसे अंग्रेजी में चार्ल्स कहते हैं। लेकिन जीवित बच जाना भी उन्हें नहीं बचा सका। चार्ल्स इनब्रीडिंग की भयावहता का जीता जागता सबूत था। 20 की उम्र तक चार्ल्स समय से पहले बूढ़े दिखने लगे, बाल झड़ने लगे और जबड़ा विकृत हो गया था। उनका दिमाग भी शरीर की तरह जल्दी कमजोर होने लगा था और डिमेंशिया के लक्षण दिखने लगे थे। बाद में समकालीनों ने उन्हें जादूग्रस्त कहा, क्योंकि कई लोग मानते थे कि उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं जादू टोने का असर थीं। असल में मार्गरेट और चार्ल्स का इनब्रीडिंग गुणांक बेहद ज़्यादा था। कुछ अनुमानों के अनुसार वे उतने ही इनब्रीड थे जितने कि भाई बहनों से जन्मे बच्चे होते हैं। आज भी इतिहासकार चार्ल्स की स्थिति को लेकर बहस करते हैं कि यह पूरी तरह आनुवंशिक थी, सदियों से अनियंत्रित चली आ रही इनब्रीडिंग का दुखद नतीजा थी, या कुछ और। मार्गरेट शायद अधिक भाग्यशाली थीं, लेकिन पूरी तरह अछूती नहीं रहीं। वह अपने भाई से अधिक स्वस्थ थीं, पर हैब्सबर्ग श्राप उन्होंने अपने ढंग से झेला, जैसा कि आगे देखेंगे। मार्गरेट का पालन पोषण शाही अल्कजार महल की भव्यता में हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां हर इच्छा को नौकरानियों और सेवकों की फौज पूरा करती थी। उदाहरण के लिए इन्फेंटा अक्सर मिठाइयों और चॉकलेट्स का आनंद लेती थी, जिन्हें उन्हें दरबार के चिकित्सकों से छुपाना पड़ता था। फिर भी इस ऐश्वर्य के नीचे मैद्रिद दरबार की घुटन भरी पाबंदियां थीं, जहां हर हरकत, हर शब्द, हर नज़र को कठोर शाही शिष्टाचार के अनुसार नियंत्रित किया जाता था। शक्तिशाली हैब्सबर्ग वंश की राजकुमारी के रूप में उन्हें वो बेहतरीन शिक्षा मिली जो धन और सत्ता दिला सकते थे। उन्हें कई भाषाएं सिखाई गईं। उन्होंने हैब्सबर्ग परिवार के ऑस्ट्रियाई चचेरे भाइयों से बेहतर संवाद के लिए जर्मन और कुछ लैटिन सीखी, जो विद्या व रोमन कैथोलिक चर्च की पवित्र भाषा थी। लेकिन कोई भी शिक्षा उन्हें उस भाग्य के लिए तैयार नहीं कर सकती थी।
मार्गरेट बड़ी होने पर माता पिता के उम्र के अंतर को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। दरअसल उनके पिता उनकी माँ से लगभग 30 साल बड़े थे। अगर ये बात उन्हें परेशान भी करती थी, उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। उम्र के फर्क को छोड़ उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वह उनकी सबसे कीमती रत्न थी, उनकी शादी से पैदा हुई इकलौती पूरी तरह से स्वस्थ संतान, और वे उसे बहुत प्यार से रखते थे। अपनी नाजुक खूबसूरती और जीवंत स्वभाव के साथ मार्गरेट ने अपने आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उनकी छोटी परी थी, एक उपनाम जिसे परिवार और दोस्त दोनों ही प्यार से फुसफुसाते थे। इसी कारण उसके माता पिता ने यूरोप के महान चित्रकारों में से एक को 5 साल की उम्र में उसकी शानदार तस्वीर बनवाने के लिए नियुक्त किया। एक चित्र जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक बन जाएगा। वेलास्केस की पेंटिंग को पहले ला फमीलिया यानी परिवार कहा जाता था। आज इसे लास मेनिनास कहा जाता है, जिसका मतलब है दरबार की परिचारिकाएं। यह शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि इसमें मार्गरेट की ड्रेस ठीक करते कई घरेलू कर्मचारी दिखते हैं। पेंटिंग में दिखाए गए लोगों में से एक नाम मैरी बारबोला है, जो दरबारी और बौनेपन की स्थिति में थी। उस समय जब ऐसे लोग सिर्फ कुलीनों के मनोरंजन के लिए होते थे, वेलास्केज ने कुछ क्रांतिकारी किया। उन्हें केवल मजाक के रूप में दिखाने के बजाय वेलास्केज ने उन्हें गहराई, गरिमा और एक तीखी नज़र दी, जो उनके जटिल आंतरिक संसार का संकेत देती है। यहाँ तक कि वेलास्केज खुद भी इस उत्कृष्ट कृति में दिखाई देते हैं, स्पेनिश दरबार की भव्य लेकिन कठोर दुनिया के एक मौन पर्यवेक्षक के रूप में। लास मेनिनास में चित्रों और दर्पणों में मार्गरेट के माता पिता समेत अन्य लोग भी दिखते हैं, और ये मार्गरेट की एकमात्र प्रसिद्ध पेंटिंग भी नहीं थी। वेलास्केज ने राजकुमारी के युवावस्था में 5 चित्र बनाकर उसकी सुंदरता और शाही आकर्षण को अमर किया। असल में वह पूरे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सबसे अधिक चित्रित की जाने वाली युवतियों में से एक थी, जिससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की छवि गढ़ी गई। हालांकि ये उस दुखद भाग्य से बिल्कुल विपरीत था जो उनका इंतजार कर रहा था। ये आज के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन 1656 में जब लास मेनिनास पेंटिंग बनी और मार्गरेट सिर्फ 5 साल की थीं, तब स्पेनिश दरबार में वो किससे शादी करेंगी, इस पर चर्चा बढ़ने लगी थी। शाही राजनीति में शादी कभी प्यार के लिए नहीं होती थी, ये सत्ता के बारे में था। जब वंशों का सवाल होता था, तब भावनाएं और व्यक्तिगत इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। स्पेन के राजा की बेटी मार्गरेट सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, यूरोपीय कूटनीति के क्रूर खेल में वो अहम मोहरा थी। उसका भविष्य पहले ही तय हो गया था, इससे पहले कि वो समझ पाती। उदाहरण के लिए, कभी सुझाव आया था कि वह इंग्लैंड के शाही परिवार के चार्ल्स स्टुअर्ट से शादी कर सकती है। 1660 में चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का राजा फिर से बनाया गया, जब 1650 के दशक में इंग्लैंड ने थोड़े समय के लिए गणराज्य का प्रयोग किया था। ऐसी शादी इंग्लैंड से असामान्य गठबंधन बनाने के लिए होती थी, जब फ्रांस और स्पेन पश्चिमी यूरोप पर प्रभुत्व के लिए कट्टर प्रतिद्वंदी थे। आखिरकार चार्ल्स ने इसके बजाय 1662 में पुर्तगाली दुल्हन कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी की। मार्गरेट और चार्ल्स स्टुअर्ट की शादी की बातचीत राजा फिलिप के विरोध के कारण विफल रही। उनका मानना था कि बेटी की शादी हैब्सबर्ग परिवार की ऑस्ट्रियाई शाखा में होनी चाहिए। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये शादी परिवार में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को और बढ़ा देगी। यही तरीका था जिससे हैब्सबर्ग परिवार ने अपनी सत्ता संभाली थी। मार्गरेट की किस्मत पर उसका अधिकार नहीं था। जब मैद्रिद और वियना के बीच बातचीत शुरू हुई, तो शायद मार्गरेट अनजान थी कि इस विवाह से इतने चौंकाने वाले परिणाम होंगे। शाही दरबार में ऐलान हुआ कि मार्गरेट की शादी हैब्सबर्ग के लियोपोल्ड से होगी। तब उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। अपनी मां की तरह अब मार्गरेट भी हैब्सबर्ग परिवार की रक्त संबंधियों के बीच विवाह की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नियत थी, और वो अपने बहुत करीबी रिश्तेदार से शादी करने जा रही थी, जो उसका चचेरा भाई भी था और चाचा भी। लियोपोल्ड उसकी मां का छोटा भाई था, और 1650 के दशक के अंत में जल्दी जल्दी ऑस्ट्रिया का आर्च ड्यूक, हंगरी, क्रोएशिया और बोहेमिया का राजा और पवित्र रोमन सम्राट बन गया था।
यहाँ तक कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में भी यह तय करने के लिए कुछ मानक थे कि कोई बच्चा शादी के लिए कब पर्याप्त बड़ा हो जाता है। मार्गरेट की सगाई 1663 की शुरुआत में अपने चाचा से कर दी गई थी, लेकिन उस समय उसे शादी के लिए बहुत छोटी माना गया था। इसके बजाय अप्रैल 1666 तक, जब मार्गरेट अपनी 15वीं सालगिरह के करीब थी, तभी वो मैद्रिद से वियना की यात्रा के लिए रवाना हुई। 6 महीने की यात्रा के बाद स्पेनिश शाही दल दिसंबर 1666 में ही वियना पहुंचा। शादी की रस्म कुछ दिनों बाद 12 दिसंबर को हुई। यह एक भव्य आयोजन था जिसमें यूरोप के कई शक्तिशाली शाही और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और भव्यता यहीं खत्म नहीं हुई। 1667 भर में जश्न लगातार चलता रहा। फिर भी इस भव्यता के पीछे एक भयावह नियति पहले ही आकार ले रहा था। वियना में जीवन अजीब और कभी कभी मार्गरेट के लिए मुश्किल था। शुरू में उनका और उनके नए पति का रिश्ता अजीब था। ये बात आज के लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपने करीबी खून के रिश्ते को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं की। वो उन्हें सच में चाचा बुलाती थी। इस स्थिति के बावजूद वे दोनों अच्छी तरह निभा लेते थे। दोनों की रुचि कला और संगीत में थी, और लियोपोल्ड ने मार्गरेट को नए माहौल में सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। यह आम था कि मार्गरेट जैसी शाही महिलाएं जब अपना वतन छोड़कर किसी विदेशी शासक या राजकुमार से विवाह करने जाती थीं, अपने पुराने घरेलू कर्मचारियों के कुछ सदस्य साथ ले जाती थीं। जब वो नई जिंदगी में ढल रही थीं, वियना दरबार में उनके आसपास कुछ परिचित चेहरे रहे होंगे। शायद वहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो कई साल पहले मद्रिद में थे, जब वेलास्केस लास मेनेनास चित्रित कर रहे थे। फिर भी मार्गरेट भर की याद में डूबी रहीं, स्पेनिश जड़ों से जुड़ी रहीं और अपनी जर्मन सुधारने के लिए बहुत कम प्रयास किए। समय के साथ उनकी कभी नाजुक रही सुंदरता फीकी पड़ने लगी। उनका रंग और भी पीला हो गया, उनके चेहरे की थकावट बढ़ गई और हैब्सबर्ग परिवार की विशिष्ट ठुड्डी और भी स्पष्ट दिखने लगी। ये विवाह कई तरह की परेशानियों से भरा था। मार्गरेट वियना पहुंचने के तुरंत बाद ही गर्भवती हो गई और सितंबर 1667 में एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम फर्डिनेंड रखा गया। हालांकि वह केवल 3.5 महीने ही जीवित रहा और जनवरी 1668 में उसकी मृत्यु हो गई। उनकी किस्मत अगले बच्चे के जन्म पर बदली, जब जनवरी 1669 में उनकी बेटी मारिया एंटोनिया पैदा हुई। वह मार्गरेट की एकमात्र जीवित संतान थी। दो अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक बेटा जॉन लियोपोल्ड 20 फरवरी 1670 को पैदा हुआ था, लेकिन दुखद रूप से कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। एक और बेटी मारिया अन्ना सिर्फ 2 हफ्ते ही जीवित रही और फरवरी 1672 में उसकी मृत्यु हो गई। और यह विनाशकारी सिलसिला आने वाली घटनाओं का संकेत था। मार्गरेट की बार बार की कठिन गर्भावस्थाएं कुछ हद तक उनकी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण थीं। अपने भाई से कहीं अधिक स्वस्थ होने के बावजूद वियना आने के पहले और बाद के वर्षों में उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। जब वो 1666 के अंत में ऑस्ट्रियाई राजधानी पहुंची, तो वहां के लोगों ने जल्दी ही उनकी बार बार होने वाली बीमारियों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक कई पर्यवेक्षकों ने इसे लगातार गर्भवती रहने के तनाव के कारण माना। सिर्फ 6 वर्षों में उन्होंने 6 गर्भधारण झेले, जिनमें 4 जीवित जन्म और 2 गर्भपात शामिल थे, और हर बार वो पहले से अधिक कमज़ोर और उदास हो जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि इसमें कुछ और ही खतरनाक चल रहा था। मार्गरेट को अक्सर बिस्तर पर रहना पड़ता था, यहाँ तक कि गर्भवती न होने पर भी। चिकित्सकों ने उन्हें थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की बीमारी बताई, लेकिन 17वीं सदी में इसका कोई इलाज नहीं था और उनकी हालत सिर्फ बिगड़ती ही गई। 1673 की वसंत ऋतु की शुरुआत में मार्गरेट की हालत बहुत खराब हो गई। उन्हें 3 हफ्ते पेट में तेज दर्द रहा, फिर उन्हें बुखार आ गया। उस समय वियना दरबार में विदेशी राजदूतों द्वारा लिखे गए दस्तावेज हैं जो यह दर्शाते हैं कि बहुत से लोग गंभीर रूप से चिंतित थे कि वह मर जाएंगी।
मार्च की शुरुआत में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। 10 मार्च को पादरी को अंतिम स्वीकारोक्ति और संस्कार के लिए बुलाया गया। सिर्फ 2 दिन बाद 12 मार्च को मार्गरेट का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 21 साल थी। एक पोस्टमार्टम से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अपनी मृत्यु के समय वह एक और बेटे को गर्भ में लिए हुए थीं। उनकी जिंदगी जो दुखद रूप से अल्पायु में समाप्त हुई और उन्हें वियना के इंपीरियल क्रिप्ट में दफनाया गया। आर्चर चेज और पवित्र रोमन साम्राज्य की मृत्यु के कारण ऑस्ट्रियाई दरबार में लंबा शोककाल रहा। अंतिम संस्कार की रस्में अप्रैल में हफ्तों तक चलती रहीं। लियोपोल्ड अपनी पत्नी की असमय मृत्यु से पूरी तरह टूट गए थे। फिर भी वे साल के अंत तक दोबारा शादी करने से नहीं रुके। उनकी नई पत्नी ऑस्ट्रिया की आर्च डॉचर्स क्लाउडिया फेलिसिटास थीं, जो हैब्सबर्ग्स के टाइरोलियन शाखा की सदस्य थीं। लियोपोल्ड के लिए यह शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने के लिए थी। राजवंशीय खेल को जारी रखना था और भी वारिसों की सख्त जरूरत थी, खासकर पुरुष वारिसों की, ताकि हैब्सबर्ग्स का शासन बना रह सके। मार्गरेट की मृत्यु के बाद स्पेनिश सिंहासन का अधिकार उनकी एकमात्र जीवित बची बेटी मारिया एंटोनिया को मिला। जब मारिया एंटोनिया की खुद 1692 में मृत्यु हो गई तो उनके अधिकार उनके इकलौते जीवित बेटे बवेरिया के राजकुमार जोसेफ फर्डिनांड को विरासत में मिले। हालांकि जोसेफ फर्डिनांड की 1699 में असमय मृत्यु और राजा चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी पैदा करने में असफल रहना उत्तराधिकार संकट को जन्म देगा। इससे स्पेन और पूरे यूरोप को एक भीषण युद्ध में धकेल दिया गया, जो लगभग 15 साल तक चला। एक ऐसा संकट जिसे शायद टाला जा सकता था अगर हैब्सबर्ग वंश ने अपने ही अंदर की रक्त संबंधियों के बीच विवाह की प्रथाओं के कारण खुद को नष्ट न किया होता। स्पेन की मार्गरेट थेरेसा पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई और सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो अब मैं आप सबसे फॉरगॉटन लाइव्स के अगले एपिसोड में मिलूंगा। धन्यवाद।